गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गीतिका मधुबन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से एसएसटी की क्लास आपकी। आज अपन इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी में ही नेक्स्ट यूनिट जो है अपना संसाधन के रूप में लोग, उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारी जो जनसंख्या है ना, भारत में जो भी जनसंख्या निवास करती है, किसी भी देश में जो जनसंख्या निवास करती है वो उस देश की कोई जिम्मेदारी नहीं है ना। वो जो शिक्षा की प्रवृत्ति के अनुसार या किसी भी प्रकार की जो सभी जो वस्तुएं जो हमें पर्यावरण में उपलब्ध है ना, वह सभी क्या है, संसाधन है। मानव स्वयं भी क्या है, एक संसाधन है। वनस्पति, प्राणी, मिट्टी, हवा, पानी, धातु, पत्थर, जो भी हमें प्रकृति से जो भी चीज़ें, वनस्पति से जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं वह सभी संसाधन हैं। तो मानव अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनको प्रयोग करता रहता है ना। हमें पर्यावरण से उपलब्ध होती हैं, लेकिन मानव उसकी उपयोगिता को समझते हुए अपने अनुरूप उसको डालता है। तो इसी प्रकार मानव जो है वो खुद भी क्या है, एक संसाधन है। ये चैप्टर मैं आपको इसलिए इस तरीके से समझा रही हूँ क्योंकि आपके जो चैप्टर दिए हुए हैं एनसीईआरटी के बुक में, वो सभी चैप्टर एक कहानी रूप में दिए हुए हैं, लेकिन जो आपको समझना है, जो आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे वो इसी बेस पे ही आएंगे, है ना। तो मानव संसाधन के अभाव में आर्थिक क्रिया संभव नहीं है। तो मानव स्वयं भी क्या है, एक पूंजी है ना। मानव स्वयं भी खुद भी एक जो क्या है, वो एक पूंजी के रूप में है। वो किस प्रकार किसी भी देश की जनसंख्या जो है वो मानव संसाधन के मानव पूंजी में बदला जा सकता है यदि उसमें निवेश किया जाए तो। क्योंकि स्वयं प्रकृति से हमें सब कुछ चीज़ें प्राप्त है, लेकिन वह स्वयं अपने आप तो सभी क्रियाएं संपन्न नहीं होती हैं। उन्हें कौन संपन्न करता है, मानव करता है। तो वह मानव क्रिया का निर्माण करता है। वह शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव संसाधन मानव पूंजी के रूप में वह विकसित हो जाती है। मानव कार्य करता है। मानव अपने बदलने की प्रक्रिया को ही मानव पूंजी को निर्माण कहते हैं। यानी कि प्रकृति से हमें मानव के द्वारा ही, है ना, निर्माण की प्रक्रिया में बदलने की जो प्रक्रिया है वही मानव पूंजी कहलाती है। मानव संसाधन का महत्व भी है। मानव अपने कौशल योग्यता के अनुसार, मानव अपनी जो उसके कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसकी कौशलता होती है, उसकी अपने योग्यता के अनुसार वह उसको भौतिक पदार्थों को वो उसको क्या बना देता है, मूल्यवान, है ना। वह एक संसाधन जो कि हमें लोहे के रूप में प्राप्त है, लेकिन वो तो क्या एक व्यर्थ है, एस के रूप में प्राप्त है, लेकिन उसको जो प्रगति दी, जो उसको तकनीकी के अनुसार उसको बदला, निर्माण किया, परिवर्तित करने में सहायता जो करता है वो कौन करता है, मानव करता है। तो मानव जो है वो इसके अंदर एक केंद्र बिंदु बताया गया है। मानव संसाधन में निवेश से भविष्य में अच्छे प्रतिफल प्राप्त भी हो सकते हैं। मानव कोई ना कोई कार्य जरूर करता है ना, अपना जीवन यापन करने के लिए, अपनी आर्थिक पूर्ति के लिए, अपने व अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वह कोई ना कोई आर्थिक क्रिया जरूर करता है। तो इन आर्थिक क्रियाओं को, ये क्रियाएं जिसमें कि व्यक्ति अपनी आय की प्राप्ति करता है और जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की इच्छाओं के अनुसार पूर्ति करता है, अर्थात उससे अर्जित करने के लिए वह किए जाने वाली सभी क्रियाएं, जो खेती करना है या जो उद्योग धंधे चलाना है और जो मत्स्य पालन करना है, तो वह सब जो क्रियाएं हैं वो सब किस में आती हैं, आर्थिक क्रियाओं में संपन्न होती हैं। इन आर्थिक क्रियाओं को गैर आर्थिक क्रियाएं और आर्थिक क्रियाओं में बांटा गया है, जिसमें कि अपन ने पहले, इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा भी था। गैर आर्थिक क्रियाएं वे सभी क्रियाएं हैं जो इच्छा के अनुसार, सहानुभूति के अनुसार, है ना। आर्थिक क्रियाएं, गैर आर्थिक क्रियाएं और आर्थिक क्रियाओं में, जिसमें कि इच्छा के अनुसार, देशभक्ति के लिए, जैसे कि हम घर का जो कार्य करते हैं, है ना, लेडीज़ अपने घर का कार्य जो करती हैं, वो सब क्या, वो किस में आएंगी, गैर आर्थिक क्रियाओं में, जिसमें कि हम सहानुभूति के तहत, एक मदद के तहत कार्य करते हैं, वह उद्देश्य से की जाती हैं, तो वह सब गैर आर्थिक क्रियाओं में आएगी। मनोरंजन का कार्य करना, धार्मिक कार्य करना, पिता की सेवा करना, माता की सेवा करना, ये सब गैर आर्थिक क्रियाओं में।
आर्थिक क्रियाओं के जो क्षेत्र हैं, बाजार की क्रियाएं और गैर बाजार की क्रियाएं। आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, चतुर्थ और पंचम में बांटा गया है, लेकिन तृतीयक क्रियाओं जो हैं वो चतुर्थ और पंचम क्रियाओं को इसमें ही शामिल किया गया है। तो ये हमारी बाजार की जो क्रियाएं हैं, जिसमें कि प्राथमिक क्रियाओं में प्राथमिक क्रियाएं अत्यधिक संबंधित होती हैं जो हमारे आसपास के क्षेत्रों से प्रकृति से जुड़ी हुई रहती हैं, है ना। प्राथमिक क्रियाएं किससे संपन्न होती हैं? प्रकृति से जुड़ी हुई रहती हैं, जैसे कृषि क्रिया करना, पशुपालन करना, मत्स्य पालन करना, खनन क्रिया करना। तो ये सब जो क्रियाएं, संग्रहण करना, भोजन संग्रहण करना, खाद्य संग्रहण करना, ये सब क्रियाएं प्राथमिक क्रियाओं से जुड़ी हुई रहती हैं। द्वितीयक क्रियाएं जो कि संसाधनों के द्वारा निर्मित होती है, छोटे छोटे जो भाग हैं हमारे, वो द्वितीयक क्रियाओं में, जैसे कि निर्माण क्रिया करना, है ना, विनिर्माण उद्योग, ऊर्जा का उत्पादन करना, प्रसंस्करण करना, कोई भी अन्य प्रकार का निर्माण क्रिया करना, ये सब किस में आती हैं? द्वितीयक क्रियाओं में शामिल होती हैं। इसी प्रकार तृतीयक जो क्रियाएं हैं उसमें परिवहन, व्यापार, संचार, प्रसंचार, मनोरंजन, बैंक, बीमा, ये सब जो हैं वो किस में शामिल होती हैं? तृतीयक क्रियाओं में शामिल होती हैं। और पुरुष और महिलाओं की जो आर्थिक क्रियाएं वो अलग अलग निर्धारित भी होती हैं। महिलाओं को प्राय पुरुषों के मुताबिक कम वेतन भी किया जाता है ना। जनसंख्या की गुणवत्ता के अनुसार साक्षरता दर, स्वास्थ्य, कौशल पर भी निर्भर करते हैं। हम देखते हैं कि पुरुषों को जो है वो अधिक आय मिलती है बजाय औरतों के। तो यह प्रक्रिया जो है वह प्राथमिक क्रियाओं के बारे में जो मैंने क्षेत्र बताए हैं, तो उन्हीं के अनुसार इनको अलग अलग व्यवसायों में बांटा भी गया है। ये हमारी आर्थिक क्रियाओं का जो टॉपिक है, ये अभी से 9th से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये बहुत आगे तक जाएगा। 11, 12, 10th में भी हम इन क्रियाओं के बारे में और प्रकृति के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।